नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेल्स एंड गुड्स एक्ट के बारे में जानेंगे, जो कि सेक्शन नंबर 5 से सेक्शन नंबर 10 तक के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए अब देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनता है। तो सेक्शन 5 क्लॉज 1 में कहा जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा एक ऑफर के तहत बनेगा, जिसमें एक बायर होगा और एक सेलर होगा। जो बायर होगा उसके लिए जो गुड्स जो सेलर उसे दे रहा है वो कंसिडरेशन होगा, और जो सेलर होगा जो बायर उसे प्राइस दे रहा है वो उसके लिए कंसिडरेशन होगा। यहाँ पे 4 बातें लिखी गई है मेरे द्वारा, ताकि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो सके। जैसे कि मैंने पहले लिखा है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस टेक प्लेस इमीडिएटली। यहाँ पे जो डिलीवरी है गुड्स की वो तुरंत हो रही है और पेमेंट भी उन्हें तुरंत ही मिल जा रहा है। जैसे कि ए बी के साथ किसी सेल एग्रीमेंट में जाता है और उसे वो जो प्रोडक्ट है वो तुरंत मिल जाता है और उसके लिए वो प्राइस तुरंत पे कर देता है। तो यहाँ पे जो डिलीवरी ऑफ गुड्स हो गई वो इमीडिएटली हो गई और पेमेंट भी इमीडिएटली हो गया। इसी प्रकार डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस टेक प्लेस इन फ्यूचर। जो डिलीवरी होनी है गुड्स की वो भी फ्यूचर में होने वाली है, और जो प्राइस है उस गुड्स के लिए वो भी फ्यूचर में मिलने वाला है। फिर आता है डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस टेक प्लेस इन इंस्टॉलमेंट्स। जो डिलीवरी होनी है गुड्स की वो भी आपको मतलब धीरे धीरे मिलना है, और जो पेमेंट होगा वो भी इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। फिर आखिरी में आता है डिलीवरी ऑफ गुड्स प्रजेंटली। जो गुड्स की डिलीवरी है वो तुरंत मिल रही है, लेकिन जो पेमेंट है वो फ्यूचर में मिलना है। सेक्शन 5 क्लॉज 2 में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन राइटिंग और बाय वर्ड्स ऑफ माउथ। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा वो राइटिंग में भी हो सकता है और वर्ड में भी हो सकता है। पार्सली मतलब वो पार्ट बाय पार्ट भी हो सकता है, राइटिंग और वर्ड्स में, और ये इम्प्लाइड भी हो सकता है और कंडक्ट ऑफ द पार्टीज भी हो सकता है। अब हम सेक्शन 6 देखेंगे। इस सेक्शन में हम एग्जिस्टिंग्स और फ्यूचर गुड्स के बारे में जानेंगे। सेक्शन 6 क्लॉज 1 में कहा गया है द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी ईदर एग्जिस्टिंग गुड्स ऑन और प्रोसेस्ड बाय द सेलर और फ्यूचर गुड्स। जो एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं सच गुड्स विच एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तब वो जो गुड्स हैं वो हों उस समय। और दिस आर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ गुड्स: स्पेसिफिक गुड्स, अनसर्टेन गुड्स, सर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स के बारे में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। जैसे कि मैं एक कार खरीदने जाता हूँ, स्पेसिफिक कार ही चाहिए। जब मैं उसे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट वाली ही कार की डिमांड करता हूँ तो वह स्पेसिफिक गुड्स होगी। अनसर्टेन गुड्स, यहाँ पर गुड्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं कार खरीदने जाता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि ऑडी, क्रेटा, मारुति सुजुकी इत्यादि। जब मैं इनमें से किसी एक कार को सिलेक्ट कर लूँगा तो ये ए सर्टेन गुड्स बन जाएगा, और जब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे तो वो अनसर्टेन गुड्स थे। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? अब हम फ्यूचर गुड्स के बारे में जानेंगे। फ्यूचर गुड्स सच गुड्स विच इज़ टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड इन फ्यूचर। जो कि प्रोड्यूस मतलब जो गुड्स फ्यूचर में ही बनने वाली हैं और जो सेल भी फ्यूचर में ही होने वाली है, उसे हम फ्यूचर गुड्स कहेंगे। कंटीजेंट गुड्स उसे कहेंगे जो कि सच गुड्स विच डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। जो कि ये गुड्स किसी इवेंट के होने या ना होने पर निर्भर करती हैं, उसे हम कंटीजेंट गुड्स कहते हैं। अब हम सेक्शन 7 को देखेंगे। सेक्शन 7 गुड्स प्रेसिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Where there is a contract for the sale of specific goods, the contract is void if the goods, without the knowledge of the seller, have at the time when the contract was made preceded or become so damaged as no longer to answer to their descriptions contract. In case of sales of specific goods, goods are so destroyed that it is not answerable to the description of good, it called void contract. जब सेल होता है स्पेसिफिक गुड्स की तो वह गुड्स इस प्रकार से नष्ट हो चुकी होती हैं जो कि उसके डिस्क्रिप्शन में आंसरेबल नहीं है, विदाउट द फॉल्ट ऑफ सेलर, जिसमें उस सेलर की कोई भी गलती नहीं होती है,
वह वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेक्शन 8 में गुड्स प्रेसिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और बायर प्रेस or become so damaged as no longer to answer to their descriptions in the agreement before the risk passes to the buyer, the agreement is thereby avoided. After a agreement to sell, but before sale, goods are so destroyed that it is not answerable to the descriptions of goods, it called void agreement. यहाँ पे void agreement की बात हो रही है। एग्रीमेंट के बाद मगर सेल से पहले गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो जो इसमें सेलर है उसकी भी कोई गलती नहीं है और जो बायर है उसकी भी कोई गलती नहीं है, इसलिए ये जो एग्रीमेंट होगा सेल्स एग्रीमेंट वो वाइड एग्रीमेंट होगा। अब हम सेक्शन 9 को देखेंगे। सेक्शन 9 में हम असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस के बारे में जानेंगे। Section 9 Clause 1 The price in a contract of sale may be fixed by the contract or may be left to be fixed in manner thereby agreed or may be determined by the course of dealing between the parties। जैसे कि इस सेक्शन में प्राइस के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे प्राइस को वैल्यूएशन करने के लिए कौन कौन से मूड हो सकते हैं। हम एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस को कैसे डिटरमाइन करेंगे। प्राइस एज पर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वैल्यूअर के द्वारा डिटरमाइन हो सकता है या यूजर्स ऑफ ट्रेड के द्वारा भी हो सकता है। जो बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके तहत हम प्राइस को वैल्यूअर कर सकते हैं। सेक्शन 9 क्लॉज 2 वेयर द प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द फोरगोइंग प्रोविजन द बायर सेल pay the seller a reasonable price. What is a reasonable price is a question of fact dependent on the circumstances of each particular case. इस क्लॉज के अनुसार जो बायर है वो एक रीजनेबल प्राइस सेलर को देगा और जो एक रीजनेबल प्राइस है वो डिपेंड करता है उस समय के सर्कमटेंसेस के ऊपर और हर एक अलग अलग केसेस के ऊपर, मतलब जो भी प्रोडक्ट वो ले रहा है, गुड्स ले रहा है, उस पर डिपेंड करता है और उस समय के सर्कमटेंसेस पे डिपेंड करता है कि उस गुड्स के लिए कितना प्राइस देगा। अगर वो प्राइस तय नहीं किया गया है तो बस यही कहता है सेक्शन 9। अब हम सेक्शन 10 को देखेंगे। सेक्शन 10 एग्रीमेंट टू सेल एंड वैल्यूएशन के बारे में बताता है। वैल्यूएशन इसमें बताया जाए कि कोई अगर आप वैल्यूएशन नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो बायर है वो वैल्यूएशन नहीं कर पा रहा है, उस समय मौजूद नहीं है, तो कोई थर्ड पर्सन उसके लिए अपॉइंट किया जाता है वैल्यूएशन करने के लिए। तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो सेक्शन 10 क्लॉज 1 में वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन द टर्म्स दैट द प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशंस ऑफ इस थर्ड पार्टी एंड सच थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट मेक सच वैल्यूएशंस द एग्रीमेंट इज देयर बाय अवॉइडेड। इस क्लॉज के अनुसार दो पार्टीज़ हैं, एक सेलर है एक बायर है। जो सेलर है उसके पास भी टाइम नहीं है और जो बायर है उसके पास भी टाइम नहीं है। जो सेलर है उसके पास कुछ एक प्रॉपर्टी है और जो बायर है उसके पास उसको ख़रीदना भी उससे, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। तो इसके लिए दोनों ही जो वैल्यू है वो नहीं कर पा रहे, उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, तो इसके लिए किसी एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट करेंगे, यही ये क्लॉज कहता है। लेकिन उसके बाद प्रोवाइडेड दैट इफ़ द गुड्स और एनी पार्ट देयर ऑफ have been delivered to and appropriated by the buyer, he shall pay a reasonable price therefore। उन गुड्स की कोई भी एक पार्ट अगर डिलीवर हो चुकी है तो उसका एक अप्रोप्रिएट प्राइस तय किया जाएगा, एक रीजनेबल प्राइस तय किया जाएगा थर्ड पार्टी के द्वारा। क्लॉज 2 कहता है वेयर सच थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग द वैल्यूएशन बाय द फॉल्ट ऑफ द सेलर और बायर, द पार्टी नॉट इन फॉल्ट मे मेंटेन अ सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द पार्टी इन फॉल्ट। जैसे कि जो थर्ड पार्टी है वो सेलर या बायर के ऊपर सूट कर सकता है अगर किसी तरह का भी फॉल्ट मिलता है इसमें, यही कहता है सेक्शन 10। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।